नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति और मेरे सहयोगी नंदन हैं। आपको बता दें कि आज हम बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे कई मुद्दों को लेकर, और खास करके जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कांग्रेस, राहुल गांधी, राजद, तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है इसमें 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही है और राजद की ओर से रेखा गुप्ता। नंदन, जैसा कि हमने देखा है कि कांग्रेस चाहती थी कि राजद और कांग्रेस दोनों सहयोगी दल मिलके पीके को, जन सुराज के जो सूत्रधार हैं, मुखिया हैं प्रशांत किशोर, उनको समर्थन दे, सपोर्ट करे, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पीके का जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे में राहुल गांधी यही चाहते थे कि वो और राजद मिलके पीके को समर्थन करे, लेकिन राजद ने अब अचानक रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में क्या लग रहा है, जो राजद और कांग्रेस में वो तकरार दिख रही है, राहुल गांधी का जो यात्रा 11 जुलाई को वो पटना आने वाले थे, छात्रों के साथ संवाद करने वाले थे, उन्होंने उसको टाल दिया है। देखिए स्वाति, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने बोला हो कि हम बिहार आ रहे हैं राजद को समर्थन देने, लेकिन वो आए ना हो। बहुत बार ऐसा हो चुका है। और बात करें रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता पहले भी इस सीट से लड़ चुकी हैं। वो दूसरी आई थी इसके पहले जब वहाँ का चुनाव हुआ था। लेकिन अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एक ऐसे फेस हैं जो अगर बिहार में आते हैं तो बिहार में बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और राजद का जो रिश्ता है वो ऐसा है ना कि वो हम महागठबंधन के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन अगर वही बात करें हम चुनावी माहौल में, तो ये दोनों पार्टियां हमें अलग ही देखने को मिलती हैं। ऐसे नंदन पहली बार नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो जहां भी विधानसभा चुनाव हुआ है जिस भी राज्य में, वहां कांग्रेस अपने क्षेत्रीय दल, अपने सहयोगी दल से कहीं ना कहीं कट जाती है। वहां पे उनका या तो सपोर्ट नहीं करेगी या फिर उनके ही खिलाफ अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार देती है। मुझे क्या लगता है ना स्वाति, की कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और राजद एक रीजनल पार्टी है। इन दोनों के अंदर यही चलता होगा, क्योंकि राहुल गांधी को ये लगता होगा कि मेरे अंडर में जो अभी है ना, मैं अभी हिंदुस्तान पे नजर डालूं, उत्तर प्रदेश इलेक्शन अभी पास में है और एक उपचुनाव के लिए मैं क्यों जाऊं। और पता है, अभी जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और सहयोगी दल हैं जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के, उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी थी और एकदम साफ तौर पे कहा था कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को चाहिए कि जब कहीं भी चुनाव हो तो आप अपने सहयोगी दल और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल मिला के वहां पे चुनाव लड़िए, क्योंकि अक्सर देखा गया सभी राज्यों में कि कांग्रेस अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार देती है और ऐसे में नुकसान दोनों का होता है। और अखिलेश यादव ये नसीहत दिया था, इसके बावजूद अब राहुल गांधी फिर वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया है पास्ट में। यही कारण है ना, अरविंद केजरीवाल का आप हाल देख लीजिए, अभी ममता बनर्जी का देख लीजिए। मतलब कि ये ऐसे फेसेस है जो महागठबंधन में एक साइड से वो अगर मोदी के विपक्ष है तो हम ये मान सकते हैं महागठबंधन का कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विचारधारा उनकी आइडियोलॉजी वही वाली होती है। लेकिन फिर भी वो अलग थलग ही रहते थे। अरविंद केजरीवाल तो खैर अब हो ही चुके हैं। और राजद की कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का हाल, उनकी भी पार्टी बहुत बुरे स्थिति, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और यही हाल अब ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस का भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर कांग्रेस, राहुल गांधी अपने सहयोगी दलों के साथ अगर वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का फिर कोई मतलब नहीं है। आप एक तरफ इंडिया गठबंधन के बैठक में शामिल हो रहे हैं, आप सामने वाले को ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस चुनाव में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, फिर कुछ आता है। अभी जैसे पीके की हम बात करें तो बांकीपुर जो सीट पर चुनाव होने वाला है, सबसे ज्यादा अगर 5 कैंडिडेट में अगर हम 5 की बात करें तो सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर है तो वो प्रशांत किशोर है। ऐसे में उम्मीद बढ़ रही है लोगों की कि पीके की वहां से संभावनाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है वहां पे, क्योंकि वो उसका गढ़ रहा है बीजेपी का बांकीपुर सीट। नितिन नवीन वहां से विधायक रहे, 2025 का चुनाव भी वो जीते थे, फिर वो राज्यसभा गए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो ये सीट खाली हुआ। ऐसे में कांग्रेस यही चाह रही थी कि राजद और कांग्रेस मिलके प्रशांत किशोर को सपोर्ट करे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना रुख साफ दिखा दिया है। यहाँ पर एक सवाल उठता साथी कि एक ऐसा चेहरा नितिन नवीन, बहुत बड़ा चेहरा बिहार का है और विधानसभा सीट उन्होंने छोड़ी, तो वो सीट मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो सीट ऐसे चेहरे को आप कैंडिडेट बनाते वहां से जो पहले से प्रचलित हो। हाँ, लेकिन अभिषेक लोगों के बीच खास जिसका एक पहचान बना हो, और यही वजह है कि अब बीजेपी का कहीं ना कहीं वो लोग उसके पीछे मान रहे हैं। जो रेशियो है उसमें पीके सबसे टॉप पे चल रहे हैं। अब तुमको नंदन, आपको ये माफ कीजिएगा, आपको ये क्या लग रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने जो निर्णय लिया है इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या राजद को, या फिर इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा? देखिए, शुरू से मैं उस बात को लेकर आता हूं। आपने कहा प्रशांत किशोर सबसे फेमस चेहरे वहां पे है, मैं ये मानता हूं, लेकिन ये बात आप मानिए कि बिहार की जनता जो है वो भीड़ पूरी देती है। आप पवन सिंह के कराकाट के लोकसभा इलेक्शन को देखिए, रोहिणी आचार्य, हाँ,
खेसारी वाला, मतलब कि जितने वो भीड़ समर्थन पूरा देती है, लेकिन उस भीड़ को वोट में तब्दील नेता नहीं कर तो पाते ऐसे में हैं। सवाल ये उठता है कि नेता पर वोट नहीं पड़ता, बिहार में पार्टी के सिंबल पे वोट पड़ती है। क्योंकि जो अभी विधानसभा का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद जो आंकड़े, जब खेसारी लाल यादव हार जाते हैं और वहां से जब छोटी कुमारी विधायक बनती हैं, तो लोग यही कहते हैं कि इस बार बिहार में किसी चेहरे पे वोट नहीं मिला है, बल्कि पार्टी के सिंबल पे वोट पड़ा है। तो क्या बांकीपुर में भी वही दोहराएगी जनता? मैं वही बात कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर भीड़ कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां से वो जीत नहीं पाते हैं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर यहां से जीत इसलिए सकते हैं क्योंकि उनके जो अपोजिशन में जो चेहरे हैं, वो कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रशांत किशोर लायक है। लायक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे सिर्फ एक रेखा गुप्ता ही है जो पहले खड़ी हुई थी, लेकिन वो भी सेकंड आई हाल ही थी। में तमिलनाडु में जो विजय थलापति का सरकार बना है और कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव प्रचार के लिए बिहार आएंगे, प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार में वो शामिल होंगे। तो ऐसे में लग रहा है कि जो रणनीति उन्होंने तमिलनाडु में अपनाई और वहां पे जैसे सरकार बनी और जीती, तो प्रशांत किशोर के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा। और शायद यही वजह है कि उन्होंने पहली बार खुद को उम्मीदवार घोषित किया किसी सीट पे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में वो होंगे, उन्हें भी थोड़ा चांसेस लग रहा है कि वो जीत सकते हैं, तभी उन्होंने खुद को लाया है फ्रंट पे। लेकिन जीत सकते हैं ये बात है, लेकिन बहुत चेहरे थे जनसुराज पार्टी में। प्रशांत किशोर ऐसा तो नहीं है कि खुद को ही फ्रंट पे रखना चाहते बट हो। लोगों की उम्मीद थी ना नंदन, जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे तो सबका एक ही सवाल था कि पीके ने खुद को कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया। उन्होंने नाम देकर उन्होंने वापस ले लिया। नाम देकर वापस ले लिए। तो ऐसे में पहली बार लोग काफी एक्साइटेड हैं जब पीके ने खुद को उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया है। तो ऐसे में लोग भी, जो उनके समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, जो अपोजिशन में हैं, वो भी ज्यादा एक्साइटेड है कि अच्छा प्रशांत किशोर, और वो भी पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा तो उनका पलड़ा भारी लग रहा है। रेखा गुप्ता की बात अगर करें स्वाति, तो क्या कहिएगा? रेखा गुप्ता राजद की फेस है। हाँ, लेकिन पहले भी वो चुनाव लड़ी हैं और उनको जीत नहीं मिली है, तो एक थोड़ा सा राजद के लिए माइनस पॉइंट है कि उसने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो पहले चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जिनसे हारी थी वो थे नितिन नवीन, और नितिन नवीन एक बहुत बड़े फेस शुरू से रहे हैं, वो उनका गढ़ रहा है बांकीपुर। लेकिन वहां से नितिन नवीन के जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि भाजपा एक ऐसा फेस लाई है जो रेखा गुप्ता को हरा सकती है। क्योंकि जो कैंडिडेट सेकंड आ सकता है वो इसलिए आया था क्योंकि वहां से नितिन नवीन खड़े थे, जो कि बहुत जाने माने चेहरे और हैं। अगर आप नितिन नवीन को रिप्लेस, उनके जगह पे किसी को ला रहे हो, तो फिर वो फेस तगड़ा होना चाहिए, जिसका एक अच्छा सा लोगों के बीच जनाधार हो, लोग जानते हो, जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ मजबूत हो। क्योंकि अभिषेक कुमार बंटी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुत लोगों की संभावना नहीं थी। लोगों की उम्मीद थी कि बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को मौका देगी जो ज्यादा पॉपुलर हो। तो आप क्या कहिएगा? आपके नजरिए से अगर हम आपसे पूछें कि आपका प्रेडिक्शन क्या रहेगा? 5 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की ओर से, अभिषेक कुमार बंटी, प्रशांत किशोर जनसुराज की ओर से हैं, रेखा गुप्ता आरजेडी की ओर से हैं, और फिर पशुपति पारस का जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, अनवर तनवीर आलम, माफ कीजिएगा, तनवीर आलम, और एक मुकेश हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा 5 में मैं बोलूँ तो टॉप 5 में टॉप 3 की बात मैं करूँ तो पीके सबसे नंबर 1 पे होंगे। उसके बाद मैं दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट को देख रही हूँ, और तीसरे नंबर पर आरजेडी तीसरे नंबर पर। हाँ, यानी कि जो पहले कैंडिडेट रह चुके हैं उनको आपने तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। हाँ, मैं उनको तीसरे नंबर पे, क्योंकि मैं बीजेपी का, क्योंकि बिहार में ना अभी बीजेपी के चेहरे से ज्यादा, हाँ, वो सिंबल का गेम चल रहा है। लोग ना वो चुनाव चिन्ह पे और पार्टी के जो चिन्ह है कमल छाप, उस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और विधानसभा में ये देखने को मिला, क्योंकि जब खेसारी लाल जैसे, जिनके इतना बड़ा फैन फॉलोइंग था, इतने लोग उनके चुनाव प्रचार में उमड़ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो उनका जीत तो वहां से तय है। और इससे पहले हमने रोहिणी आचार्य के टाइम में भी लोकसभा चुनाव में देखा, रोहिणी आचार्य के टाइम में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही थी, ऐसे में लोग पहले ही 90% के कंफर्म कर लिए थे कि रोहिणी तो चुनाव जीत ही रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत ही विपरीत आया, लोगों को भरोसा तक नहीं हुआ। और सेम वही हुआ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में मैं ये अपना तालमेल में ये लगा रही हूँ कि ऐसे में पीके टॉप 1 पे होंगे, 2nd पे बीजेपी और 3rd पे आरजेडी होगी। चलिए एक सवाल लेंगे। चुनाव में कभी भी बदलाव कभी भी हो सकता है, प्रिडिक्शन कई बार क्या हर बार ही फेल होते हैं। बहुत कम ही चांसेस होता है कि जो आप प्रिडिक्ट करो वो वाकई हो, क्योंकि जो जमीनी स्तर पे होता है वो प्रिडिक्शन से काफी अलग होता है। एक सवाल छोटा सा रहेगा स्वाति कि चलिए इलेक्शन हो जाएगा, जो उपचुनाव है वो हो जाएगी, रेखा गुप्ता पहली आए, दूसरी आए, तीसरी आए, जो है वो रिजल्ट आने पे पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद कांग्रेस और राजद की जो रिलेशन है वो कैसी रहेगी? वो फिर उसी मोड़ पे आके खड़ी होगी जैसे कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में किया था, बिहार विधानसभा के चुनाव। अभी हाल ही में मैं वही तो बता रही हूँ कि जब इंडिया गठबंधन की अभी बैठक हुई हाल में, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर राहुल गांधी को एकदम डायरेक्ट वे में बोला था कि राहुल गांधी, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन, हमारी लड़ाई एनडीए से है और हम सभी एकजुट हैं, ऐसे में आपको क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, सहयोगी दलों के साथ तालमेल बहुत
बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हम चुनाव हार रहे हैं क्योंकि वजह कांग्रेस है। कांग्रेस कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, वो बैलेंस नहीं बना पा रही है। और राहुल गांधी ने खुद बोला था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को कड़ी टक्कर देंगे। और ऐसे में जो ठीक है, अगर कांग्रेस चाह रही थी पीके को सपोर्ट करे, राजद ऐसा नहीं चाह रही थी, तो इसका थर्ड सॉल्यूशन निकल सकता था, सीधा अपनी नाराजगी जाहिर करना। फिर तो आप वही कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने यह चिंता इसलिए जताई थी क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो हाल अरविंद केजरीवाल के साथ किया वही हाल वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ करे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने गठबंधन को मजबूत बनाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो करेंगे वही जो उनको करना है। और अगर इसका नुकसान राजद को मिलेगा, अगर तेजस्वी यादव की पार्टी इसका नुकसान भुगतती है, तो ऑब्वियस सी बात है तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं भविष्य में वो भी कांग्रेस से खुद को दरकिनार करेंगे। हाँ, देखिए, हम अपना ओपिनियन रख देंगे। सबसे पहली बात है कि विधानसभा उपचुनाव बांकीपुर सीट है और वहां से प्रशांत किशोर ओपिनियन पे लीड कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो वहां पर प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा मशहूर चेहरा अगर कोई है तो वो प्रशांत किशोर है। वो इसलिए भी क्योंकि वो बहुत पहले से राजनीति से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर राजद के प्रत्याशी रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता ने इससे पहले भी चुनाव लड़ा था, दूसरा पायदान उन्होंने पाया था। उसके साथ अभिषेक बंटी हैं और उसके बाद तनवीर आलम भी है, बहुत लोग हैं। लेकिन अगर मुख्य दो चेहरों की बात करें तो प्रशांत किशोर हैं और रेखा गुप्ता हैं, जिनमें से रेखा गुप्ता पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव है। लेकिन हम बीजेपी को भी कम नहीं आंक सकते। आप अभिषेक कुमार बंटी पे मत जाइए, आप देखो कि वो किस पार्टी से हैं, क्योंकि हमारा जो विधानसभा का रिजल्ट आया वो साबित कर दिया कि चेहरे पे नहीं, हम पार्टी पे वोट देंगे। और इसलिए अभिषेक कुमार बंटी को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं, हम उनको कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं ये मैटर करता है। ये बात बहुत सही है, क्योंकि हम जिस स्टेट की बात करें, जिस राज्य की बात करें, उस राज्य में सिंबल पर वोट हमें शुरू से देखने को मिले हैं। और चाहे लोकसभा हो या विधानसभा इलेक्शन हो, हमें अक्सर सिंबल पे ही वोट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, तो यहां पर जैसा स्वाति ने कहा कि सिंबल पर वोट पड़ते हैं, वो एकदम फैक्ट है। दूसरी बात अगर लेकर चले तो पब्लिक के ओपिनियन यानी जनता की पसंद जो है वो प्रशांत किशोर है, और सोशल मीडिया पर भी प्रशांत किशोर ही पहले पायदान पर है। और वही चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है नंदन। ऐसे में अगर वो खुद को कैंडिडेट पहली बार बनाए हैं तो उसके पीछे कुछ तो बड़ा कारण है। तीन यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आ रही है। पहला, जैसा स्वाति ने कहा, मैं उस बात से एग्री करता हूं कि सिंबल पर वोट पड़ते हैं बिहार में, और बीजेपी एक ऐसा सिंबल है जिस पर वोट पड़ सकता है। पहला फैक्टर ये निकलता है। दूसरा ये निकलता है कि प्रशांत किशोर सबसे जाने माने चेहरे हैं, तो जन स्वराज पार्टी पर भी वोट पड़ सकता है। तीसरा ये है कि रेखा गुप्ता एकमात्र ऐसी कैंडिडेट हैं जो इससे पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, तो उन्हें अनुभव है। तो ये तीनों चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर दिखा सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी एग्री करती हूँ। और उसके बाद जो हमारे एक निर्दलीय और तनवीर आलम, इनको भी हम कम नहीं आंक सकते। चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, गणित बहुत बार ऊपर नीचे होता है, लेकिन अभी जो टॉप 3 की बात करें तो ये 3 ही है। चलिए, तो बांकीपुर का जो सीट है उस पर हमने चर्चा की, और बांकीपुर के जो सीट पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में हमने जाना। स्वाति हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं 5 पार्टी से, आखिर सिंबल पर वोट पड़ेगा या फिर पब्लिक ओपिनियन पर वोट पड़ेगा, या फिर जो कैंडिडेट पहले लड़ चुके हैं, जिनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन पर फेस वैल्यू पर वोट पड़ेगा। तो आने वाला समय बताएगा कि इलेक्शन आखिर किस मोड़ पर जाता है। धन्यवाद।